हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेविटी के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेविटी कैसे इन्वेंट हुई है। सबके दिमाग में सबसे पहला अगर ग्रेविटी का नाम सुनते हैं तो कौन सी बात याद आती है? न्यूटन की वो कहानी जिसमें आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक एप्पल गिरा तो उनके मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है। इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि आखिर उसने क्वेश्चन तो करा। उसके पहले क्या किसी ने ये सब चीज़ें नहीं सोची होगी? क्या किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? बट उन्होंने एफर्ट्स नहीं करे। सोचा भी होगा तो एफर्ट्स नहीं करे। तो हमको सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे लगती है कि हमको सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्वेश्चन लाना चाहिए और उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए हमें उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो सब लोग ग्रेविटी से क्या जानते हैं? मतलब एक सीधा सा आंसर है, ग्रेविटी इज नथिंग बट द अट्रैक्शन। ऐसा हम अब तक जानते थे जब तक आइंस्टाइन नहीं आए थे। पर आइंस्टाइन के आने के बाद ग्रेविटी की तो डेफिनेशन ही बदल गई। लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है और हम यहाँ पर बेसिक ग्रेविटी की बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी में जब न्यूटन ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों ये नीचे गिरा, एप्पल नीचे गिरा, तो उसके दिमाग में इसके साथ साथ में कई और क्वेश्चन ने जन्म लिया। जैसे कि क्या मून भी फॉल करता है? क्या ये सब चीजें जो चल रही है जमीन पे, क्या ये उड़ सकती है? क्यों है ये जो हम जमीन से जुड़े हुए हैं? क्यों? आखिर क्या होगा, क्या हुआ होगा? ठीक है, तो हम इन चीज़ों का क्वेश्चन न्यूटन ने जब उठाया तो उसने उसके लिए आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी। उसने सोचते गया और उसने कई चीज़ें निकाल दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उसने ये चीज़ें सब ऑब्जर्व करी कि यार, फिर उसने लॉज देने शुरू करे, उसने प्रिडिक्शन करना शुरू करा और उसके लॉज आज तक वैलिड है। आज तक हम रॉकेट साइंस तक में उसके लॉज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने जो लॉ दिए उसने सबसे पहले तो ये बोला कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर उसके अंदर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो न्यूटन ने प्रिडिक्ट करी वो यह थी कि कोई भी बॉडी है तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, फिर उसने बोला ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है। और उसने एक और चीज सोची कि अगर मोशन हो रहा है, न्यूटन ने पहले ही 3 लॉ दे चुके थे, तो न्यूटन ने सोचा अगर मोशन हो रहा है तो ये मोशन में क्या कोई फोर्स है जो इस मोशन को कर रहा है? तो फिर उसने एक और चीज़ प्रिडिक्ट करी कि अगर जहाँ पर मोशन होगा, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर मोशन होता है वहाँ पर कोई भी बॉडी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ any body is at rest it remain at rest, any body is in motion it remain in motion until an external force is applied on them। ठीक है, तो पहले न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ आया इन 1666 दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो उसने ये सोचा अगर बॉडी अट्रैक्ट कर रही है और उसके कारण मोशन हो रहा है तो ये मोशन जो है ये मोशन किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा, मतलब वहाँ पर किसी न किसी फोर्स का प्रेजेंस भी है। तो उन्होंने फिर उस फोर्स के बारे में बताया कि वो फोर्स जो है, जो वहाँ पर प्रेजेंट है, वो किस तरीके का फोर्स है, वहाँ पर किस तरीके का फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने उस फोर्स को बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर उन्होंने बोला कि वो फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस तरीके से लगता है, ये चीज़ उनको बताने के लिए सबने बोला। तो उन्होंने फिर ये प्रिडिक्ट करा कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मास के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मासेस बढ़ेंगे तो वो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मासेस बढ़ेंगे तो वो फोर्स भी बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन दी। अब अपने को पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यू नो ना, कि अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके स्क्वायर के फॉर्म में एफ की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहे थे न्यूटन कि आर जितना बढ़ता है उसका अगर स्क्वायर कर दें तो उस फॉर्म में एफ की वैल्यू उतनी कम होगी, मतलब कि आर के बढ़ने से एफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये होता है, आर बढ़ेगा एफ कम होगा, मास बढ़ेगा एफ बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब उनको अभी तक ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं पता थी कि एफ कितना एग्जैक्टली होगा, तो उन्होंने क्या दिया, एक कांस्टेंट दिया जिसको उन्होंने नाम दिया जी, जो कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है, वो हर जगह सेम होगा, अर्थ पे सेम होगा, स्पेस में सेम होगा, किसी प्लेनेट पे सेम होगा, हर जगह अगर तुम जाओगे तो उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू जो है वो सेम है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो वहाँ पर क्या लगता है, आपका एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट न्यूटन ने प्रिडिक्ट करा कि वो जे होगा। अब जे की वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, एंड जे क्या होता है, तो अब अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इज इक्वल्स टू जे m1m2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। नाउ वी हैव टू सी दिस। अब अपन सबसे पहले या तो यूनिट देख लें, क्योंकि यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट देखते हैं तो फोर्स की यूनिट यू नो दैट न्यूटन होती है। ठीक है, तो जे क्या होगा, जे को कैसे डिफाइन करा, ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरीके से डिफाइन करा, मैं अब आप लोगों को वो बताती हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि अगर अपन उसको फॉर्मूले के बेसिस में लिखें तो जी, अगर अपन ने मास, दो मासेस लिए हैं और दोनों का मास 1 kg है एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होगा। दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू जो रहती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रहती है, जो न्यूटन ने प्रिडिक्ट करी, जो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं अपन लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज पे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि यार ठीक है, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको अट्रैक्ट करती हूँ, आपको ये मोबाइल अट्रैक्ट कर रहा है, सब लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो अट्रैक्शन हमें फील क्यों नहीं होता। हमें ये जो अर्थ है इसका अट्रैक्शन फील हो रहा है, हमें जो ये मून घूमता हुआ दिख रहा है, हमें ये फोर्सेस अट्रैक्शन फील हो रहा है, बट हम दोनों के बीच अगर मेरे सामने कोई खड़ा है तो उसका अट्रैक्शन में ऐसा थोड़ी ना है कि उसके कारण मूव करने लग जाऊंगी। नहीं होता ऐसा भाई, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने देखा ना, एक तो डिस्टेंस का स्क्वायर और मासेस क्या है एज कंपेयर टू अर्थ अगर आप देखें तो वी आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सो वहाँ पर अर्थ का जो मास है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण वो मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो मास बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स भी ज़्यादा होगा और वो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे अंदर जो मासेस हैं वो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, तो हमारे अट्रैक्शन भी बहुत ही कम रहता है, इतना माइन्यूट रहता है कि हम लोग वो चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम लोगों को वो अट्रैक्शन फील नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी। और अपन अगर आते हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस करने हो, राइट,
अगर आप 9th में हैं और आपको क्वेश्चंस करने हो तो यू इजीली, अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ना क्या होता है कि अभी तो आप इजीली कर जाओगे क्वेश्चंस, लेकिन क्या होता है जब आप 11th-12th में जाते हो उस टाइम पे क्वेश्चन करने की टेक्निक कोई पता ही नहीं होती हमको, तो हम क्वेश्चन से डरने लग जाते हैं, हम क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस करने चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, लेट मी टेक वन क्वेश्चन। तो what is the force of gravity on a body of mass 150 kg lying on the surface of the earth? ठीक है, यहाँ पे मेरे को मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है एंड जी जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स सभी के लिए होगा। मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो ग्रेविटी है वो फोर्स ड्यू टू अर्थ होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी भी प्लेनेट पे किसी के भी थ्रू, आपको अर्थ सन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, या अर्थ सन के बीच में फोर्स देखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपको जुपिटर और सन के बीच में फोर्स देखना है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी के कारण यार वो सन की ग्रेविटी के कारण ही प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन आते हैं कि ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करना बता रही थी कि क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले, अभी की बात नहीं है लेकिन कभी भी क्वेश्चन करो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पर सबसे मेन फॉर्मूला है। जैसे मुझे फोर्स पूछा है तो मैं सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लूंगी, F = Gm1m2/r²। ठीक है, मैंने वो फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया उसी टाइम पे। अब मैं क्या करने वाली हूँ, फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, उसमें जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे बोला है एक मास 150 kg का, दूसरा मास बोला है 6 × 10⁻24 kg का, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है तो एक मास जो होगा वो अर्थ का होगा, सेकेंड मास उसका होगा, सेकेंड मास आपकी बॉडी का होगा, जो भी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हम लोग अर्थ पे हैं तो अगर कोई डिस्टेंस पे वो रखा भी होगा तो वो नेग्लेजिबल है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपने आर देख लिया। अब आपके पास में क्या क्या पैरामीटर है और क्या क्या पैरामीटर्स बचे हुए हैं। अब आपके पास में क्या है, F = Gm1m2/r² है, आपके पास में m1 है, m2 है और r² है। आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि मेरे को मास नहीं दिया हुआ हो, मैं अभी की बात नहीं बता रही हूँ, मैं 11th-12th की बात बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे को मास नहीं दिया हुआ होता है, तो मैं उस केस में मुझे कहीं और से उस मास की वैल्यू लेके आनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग यही करना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट, जो आपको निकालना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है वो देखो, और वो फिर मैं कहाँ से पिक करके और ला सकता हूँ ये चीज़ देखो, और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, आपके बेसिक पर अड़े रहो आप, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, कहीं का भी हो, वो इवन नेट का हो, गेट का हो, आपका जेई का हो, किसी का भी हो, लेकिन आप बेसिक पे अड़े रहो आपके, बस, और कुछ नहीं होता। फिर अपन आते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है कि ये एम्पेरिकल लॉज है, मतलब कि केपलर्स ने इनको देख देख के एक्सपेरिमेंट्स इन पे कर करके ये लॉज दिए हैं। ठीक है, इसकी एक कहानी है छोटी सी कि केपलर, ये एक्चुअल केपलर ने नहीं दिया था ये लॉ जो था ये टाइको ब्राहे ने दिया था। ठीक है, टाइको ब्राहे ने इसको पूरी तरीके से नहीं दे पाया, तो केपलर उनका असिस्टेंट था और उसने इस पर वर्क करा, एंड देन उसने फिर ये लॉज दिए। ठीक है, जो कि एम्पेरिकल लॉज है। एम्पेरिकल लॉज मतलब कि जो कि देख के और उसने लॉज बनाए हैं, और वो आज तक हमने उनको एक्सपेरिमेंटली भी देख चुके हैं और वो आज तक सही भी है। ठीक है, तो केपलर के 3 लॉ होते हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड हैं, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर। सन है, ठीक है, सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ये जो लॉज है वो बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लॉ है वो क्या लॉ होता है कि जो प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट है वो अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है
तो उसका ऑर्बिट जो होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब आप समझते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, उसका जो मोशन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। इसमें क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है एंड सेमी माइनर एक्सिस होता है, ए होता है एंड बी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप 9th में पढ़ चुके हैं कि इलिप्स क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सर्कल में जैसे एक फोकाई होती है, सर्कल में जैसे एक सेंटर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि 2 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम फोकाई बोलते हैं। तो इन्होंने, केपलर ने ये बताया कि वो जो सन है, सन उन दोनों में से किसी एक फोकाई पे होगा। ठीक है, तो केपलर का लॉ क्या हुआ कि द प्लेनेट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। ठीक है, तो ये चीज़ होगी सबसे फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद में उन्होंने सेकेंड लॉ दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने सेकेंडली ये बताया कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun swipes out equal area in equal interval of time। ठीक है, ये नहीं समझ में आया, आई नो दैट। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं इसको कैसे हुआ। आपने एक सन लिया, सन को एक किसी भी फोकाई पर रख दिया। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक फोकाई पर आपने जब उसे रखा, अब प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। आप सन से उस प्लेनेट पे एक लाइन खींचिए। ठीक है, सन से उस प्लेनेट पे एक लाइन खींचिए और उसको टी टाइम तक कितना मूव कर रहा है वो प्लेनेट, वो जाने दीजिए, वो लाइन को उससे ज्वाइन रहने दीजिए और जाने दीजिए। जिस तरीके से आप घर में भी आपका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक इलिप्स बनाइए और इलिप्स में क्या करिए, एक बीच में सन रख दीजिए दोनों फोकाई के, किसी भी फोकाई पे, और उसके रस्सी बांध दीजिए दूसरे प्लेनेट, मतलब एक 2 बॉल लीजिए और एक बॉल को आप सन मान लीजिए और दूसरी बॉल को आप प्लेनेट मान लीजिए और उन दोनों के बीच में रस्सी बांध दीजिए और किसी भी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए वो रस्सी को वो इलिप्स पे मूव करवाइए। आपके पास में एक एरिया आ जाएगा, एक टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, एक टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब प्लेनेट पास में है या जब प्लेनेट दूर भी है, जब हम एक टी टाइम पे, मतलब कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी हो सकता है टी टाइम, हम जब यहाँ पर, मतलब जब वो बहुत दूर है, जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है, जब उससे अपन टी टाइम पे देखें तो कितना एरिया उसने निकाला। ठीक है, वो जो एरिया आएगा आपका, वो जो ट्रायंगल बना हुआ आएगा वो चीज़। ठीक है, तो वो एरिया, और जब सन के पास में भी है वो प्लेनेट, तो भी उसका जब आप निकालेंगे टी टाइम पे ही, तो वो वाला एरिया, तो वो दोनों एरियाज जो रहेंगे ना, वो दोनों एरिया सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो दोनों एरियाज जब सेम हो गए, इसका मतलब उन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा, बात पता है आपको? इसका मतलब उन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा कि भैया जब दूर है मतलब आर बड़ा है, इसका मतलब कि वो उसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो ही वो मतलब कम है, तो ही वो इक्वल एरिया स्वाइप करेगा। और इधर उसको जब वो पास में है तो आर छोटा है, तो आर छोटा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, अगर उसको सर्कल मान ले तो उस तरीके से समझिए कि आर आप पाई आर स्क्वायर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं होता है एरिया का, उसके वो अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सर्कल का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि सन जो है और प्लेनेट जो है उसके बीच में जो एरिया स्वाइप हो रहा है, ठीक है, तो वो जब दूर है प्लेनेट, तो आपको पता है कि ये जो आर है, आर बड़ा है, इसका मतलब कि आर कम चलने पर ही जो आपका एरिया है वो कुछ कवर हो जाएगा उसके कारण। अच्छा ठीक है, कम चलना पड़ेगा, उसको धीरे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर सन के पास में मतलब आर छोटा हो गया तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, एरिया मतलब उसको जल्दी चलना पड़ेगा, तो आपका एरिया पूरा अच्छा कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर है अगर बड़ा है तो वो जो है वो स्लो चलेगा वो प्लेनेट, क्योंकि आर वैसे ही बड़ा है, तो वो जो एरिया स्वाइप करेगा तो वो ज़्यादा ही एरिया स्वाइप करेगा। ठीक है, और जब पास में है प्लेनेट तो उसको जल्दी चलना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना एरिया कवर कर सके जितना उधर आर ने कवर हुआ था उससे।
ठीक है, तो इस तरीके से उसने सेकंड लॉ दिया। अब थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ पूरा एम्पेरिकल लॉ है कि उसने ये प्रिडिक्ट करा कि हाँ ऐसा होता है। उसने कैलकुलेशंस करके और फिर देख के ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करी। तो उसने ये बोला कि जो आर है आपका, आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के, मतलब टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड मतलब कि जितना वो टाइम लगा रहा है एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, कोई सा भी प्लेनेट हो अगर पूरा रिवॉल्यूशन करने में टी टाइम लगा रहा है, जहाँ से उसने स्टार्ट करा वहीं पर आने में उसने टी टाइम लगा रहा है वो, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर है वो आर के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें केपलर ने बताई, प्लेनेटरी मोशन ने बताई। और मैं अभी यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। अगर आपको और जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मुझे व्यूज़ आते हैं तो मैं और ज़्यादा एफर्ट्स करके और